स्टॉकहोम से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की वर्किंग लाइफ के हवाले से ये एक बहुत ही मालूमाती वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि स्वीडन में जो है वो वर्किंग लाइफ किस तरह से है, जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो उन्हें इल्म ना हो, या वो लोग जो मुस्तकबिल में स्वीडन में काम करना चाहते हैं या स्वीडन की जो एवरीडे वर्किंग लाइफ है उसके हवाले से जानना चाहते हैं। तो ये स्वीडन की वर्किंग लाइफ की जो तमाम अहम बातें हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेटिकली शुरू करें तो सबसे पहले आता है आकासा। तो ये स्वीडन में अनएम्प्लॉयमेंट फंड होता है। जो भी लोग जॉब करते हैं वो माइनर सी रकम 100 से 200 करोड़ तक शायद ये रेंज होगी, वो दे के इस इंश्योरेंस के मेंबर बन जाते हैं। और किसी वजह से अगर उनका जॉब ख़त्म हो जाए तो उनको जो है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट फ़ंड से जो है ना वो तनख्वाह मिलती है। अमूमी तौर पे ये तकरीबन 80% के करीब होती है। दूसरा, स्वीडन की वर्किंग लाइफ में जो है वो आफ्टर वर्क, ये एक समझे कि एक बड़ा कल्चर है। बहुत के जॉब के बाद मोस्टली फ्राइडे को लोग बैठ के आपस में गपशप भी लगाते हैं, या ज़ाहिर इन लोगों का कल्चर है ड्रिंक वगैरह करना। तो आफ्टर वर्क जो है वो भी स्वीडन की लाइफ का, वर्किंग लाइफ का जो है वो एक अहम हिस्सा तस्वर किया जाता है। तीसरा है कंपनी कार, बील फॉर्मोन जिसको स्वीडिश में कहेंगे, कि अगर आपके पास आपकी कंपनी ने आपको गाड़ी दी हुई है काम के लिए, तो उस गाड़ी को आप प्राइवेटली निजी तौर पर भी साल में 10 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आप ड्राइव कर सकते हैं उस पर वो है 100 माइल्स। तीसरा है बाईसाइकिल फ्रेंडली वर्क प्लेस। तो स्वीडन में इनकरेज किया जाता है कि साइकिल को इस्तेमाल किया जाए, माहौलियात के लिए अच्छा है। और अक्सर जो जॉब है वहाँ पे इंसेंटिव भी दिया जाता है, कई जगहों पे उसके लिए जो है वो हवा भरने की सहूलत या रिपेयरिंग की, या कई पे जो ग्रांट भी देते हैं कि आप साइकिल जो है उसको ले सकें या उसकी आप जो है वो मेंटेनेंस करवा सकें। तो साइकिल जो है वो फ्रेंडली वर्क प्लेस, ये भी एक स्वीडन की लाइफ का हिस्सा है। फिर आता है अपना डिस्टेंस वर्क, डिस्टेंस और बेतेद। ये कोविड के बाद तो काफ़ी पॉपुलर हो गया। बहुत से ऐसे काम हैं जो लोग घर से बैठ के कर सकते हैं, स्पेशली जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं। और इसमें ये देखा गया है कि इसमें 13% उन लोगों की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है जो डिस्टेंस और काम करते हैं। उसके बाद आ गया सेल्फ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एगन उपसेनिंग, कि आपको ये हक हासिल होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, कोई और जॉब आपको मिल गया तो आप जो है वो हक हासिल है कि आप वो जॉब को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फ़ाकत यूनियन। यूनियन का स्वीडन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी यहाँ पे हमें सहूलतें मिली हैं, छुट्टियाँ हैं, जो है वो बाकी हकूक़ हैं, तनख्वाहों का बढ़ना है, इसमें यूनियन जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है, मशवरा ये है कि आप लोग जो है वो यूनियन के मेंबर बने। इसकी फ़ी आपको ज़ाहिर देना पड़ती है, लेकिन यूनियंस हैं तो पूरे स्वीडन का निज़ाम और मुलाजमीन के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होता है। बाज़ वक़्त हमें अपने जॉब प्लेस में नज़र नहीं आता, लेकिन वो कलेक्टिवली मुल्की लेवल पे और ब्रॉड लेवल पे वो काम करते हैं। इसके बाद आ जाता है फीका पाउज। ये स्वीडन की जॉब का एक बहुत ही अहम और कल्चरल हिस्सा, बल्कि ऑफिशियल हिस्सा ही बन गया है फीका करना। ये ऐसी टर्म है कि शायद बाकी कई लैंग्वेजेस में नहीं है, बल्कि मुझे किसी ने बताया कि कराची में एक कैफ़े भी बना है जिसको उन्होंने फ़ीका के नाम से रखा है। तो ये जॉब वाले मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, साथ कुछ जो है वो खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। तो ये फ़ीका जो है वो इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी चाय पीना, ये स्वीडिश वर्किंग लाइफ का जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसमें ज़रूर जाना चाहिए, उनसे गपशप भी हो जाती है, आदमी को मुआशरे के बारे में पता चलता है। फिर वो दूसरा समझे कि ये आदमी सोशल है, हमारे साथ मिल के बैठना पसंद करता है। तो ये जो है वो अनरिटन रूल्स जो होते हैं उनमें ये भी है कि हम जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर जाएं। उसके बाद आ जाती है प्रेगनेंसी ख़वातीन के लिए, कि अगर वो काम कर रही हैं और उन्हें प्रेगनेंसी का उनका पीरियड शुरू है तो उनको चाहिए कि अपने जो वहाँ पे जॉब वाले उनको बता सकते हैं। फिर वो रिस्क असेसमेंट करते हैं कि फिर उन्हें वो काम नहीं देंगे जो उनके लिए
जो है वो मुश्किल हों या उनको लिए नुकसानदेह हों। फॉर एग्ज़ाम्पल भारी काम हो सकता है या बाज़ जॉब पे लैब्स में केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उन ख़वातीन को फिर उनकी बजाय को और काम देते थे ताकि उन माँ बच्चे की सेहत जो है वो ठीक रहे। तो प्रेगनेंसी में भी आप लोगों को राइट होता है। इसके बाद स्वीडन का ये बड़ा अहम एक रूल है कि यहाँ पे किसी को भी मुखातब करना है जहाँ पे तो फर्स्ट नेम से करते हैं। यहाँ पे उसके साथ कोई अलकाबात सर या प्रोफेसर या डॉक्टर या ये वो कुछ नहीं कहते। आपका बॉस है या आपका सबॉर्डिनेट है, आपने उसको अपने फर्स्ट नेम से जो है वो पुकारना है। इसके बाद आ जाता है जी इनकम टैक्स। तो हम जो काम करते हैं यहाँ पे ज़ाहिर है हम उसका वो टैक्स देते हैं, तो हर साल जो टैक्स डिक्लेरेशन होती है आपके घर में वो पेपर आ जाता है। बहुत आसानी से स्वीडन में आप अपना इनकम टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए, बैंक आईडी के ज़रिए, आप जो है वो जिस तरह से भी चाहें। और जितना आसान इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्वीडन में है शायद यूरोप के बाकी मुल्कों में इस तरह से ना हो। उसके बाद आ जाता है यंते लागन को। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि स्वीडन में ये तस्वर किया जाता है कि हम सब लोग बराबर हैं और यहाँ आप दूसरों से अपने आप को मुनफरद और बेहतर साबित करने की कोशिश की, जो बहुत बुरा समझा जाता है, जो शो ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे खा आपकी निजी ज़िंदगी हो, शायद खा वो जॉब के हवाले से, अगर आप शो ऑफ करें कि मैं बहुत कुछ हूँ या मेरे पास इतनी एहसासियाँ, ये चीज़ें, तो बहुत बुरा समझा जाता है। तो ये है यहाँ पे यंते लागन। उसके बाद है कलेक्टिव एग्रीमेंट। ये एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है स्वीडन में मुलाजमीन के लिए, जिसमें यूनियन ने साथ मिलके जो साल में तनख्वाहें बढ़ती हैं, वर्किंग आवर्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, और उसके बाद अगर आपने छुट्टियां लेनी है, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। यही वजह कि अभी यूरोपीय यूनियन ने जो मिनिमम सैलरी का कानून पास किया, स्वीडन ने उससे एग्री नहीं किया, क्योंकि स्वीडन में कलेक्टिव आवताल है जो लोगों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देती है। शायद यूरोप के बाकी मुल्कों में इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जैसे यहाँ पे कलेक्टिव आवताल है। फिर इसके बाद आगे जी सैलरी स्लिप लोने बखैर हर महीने जब आप तनख्वाह लेते हैं तो आपको पूरा वो भेजते हैं कि इस महीने आपकी पूरी तनख्वाह किस तरह से है, इसमें कितना टैक्स कटा है, अगर इसमें आपको अपने ओवर टाइम किया तो उसके पैसे भी उसमें लिखे होंगे। बाज़ जॉब जो हैं उस पर अद्वियात के या डॉक्टर के विज़िट के पास जाएँ तो उसके भी पैसे देते हैं, तो वो भी उसमें जो है वो दर्ज किया होता है। इसके बाद है जी MBL, जिसको को डिटर्मिनेशन इन दी वर्क प्लेस एक्ट कहा जा सकता है, जो 1976 में यहाँ पे बना था। और इसमें यूनियन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल दिया गया था कि वो जो है वो मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। अगला है जी नी स्टार्ट जॉब। ये वो लोग जो 1 साल से ज़्यादा जिनको बेरोज़गार के तौर पे हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे जो दफ्तर रोज़गार है वो उनकी मुलाजमत के लिए उनकी हेल्प करता है, और जहाँ पे उनको जॉब मिलता है तो वहाँ पे कुछ उसकी जो फाइनेंस है वो आरबिस फॉर मिडलिंग कर देता है, ताकि जॉब देने वाला जो इदारा है उस पर भी बोझ ना पड़े और फिर उसके लिए भी एक इंसेंटिव हो, तो हम इसको जो है वो जॉब दे दें। और उसके बाद आ जाती है जी वो स्वीडन का जो एक बड़ा ही मैं समझता हूँ सहूलत है, पेरेंटल लीव, पापा ले दी। तो ये सिर्फ यहाँ पे माँ को छुट्टियाँ नहीं मिलती बच्चे की पैदाइश पे, बल्कि बाप को भी मिलती हैं। ये टोटल 480 दिन छुट्टियाँ होती हैं जो माँ बाप आपस में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बाप को 10 अजाफी छुट्टियाँ भी मिलती हैं, सिर्फ माँ को नहीं मिलती। वो 10 दिन वो अपने नौमौलूद के साथ घर में रहे और माँ बच्चे दोनों की जो है वो केयर करे, तो 10 दिन वो छुट्टियाँ भी जो है वो 2 हफ्ते की मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वीडन में जहाँ पे वो कहते हैं कि आप हेल्दी रहें, उसके लिए यहाँ पे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जिम है, इसको प्रमोट किया जाता है। बहुत से जॉब ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो मुलाजमीन को जिम का कार्ड ख़रीदने के लिए अजाफ़ी जो है वो रकम दी जाती है, ताकि वो कार्ड लेके अपने आप को उस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो ये भी एक स्वीडन की वर्किंग लाइफ का जो है वो एक अहम हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं जी रेड डेज़, रोदा दागर, जो कैलेंडर में जिनको सुर्ख रंग से लिखा जाता है वो रेड डेज़ होते हैं। वो छुट्टियां स्वीडन में उनकी मिलती हैं। और बाज़ जॉब ऐसे होते हैं जो मोस्टली जो स्टेट के जॉब हैं, कम्यून के या रीजन के नहीं, स्टेट लेवल के, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनमें ये होता है कि क्लेम दाग आ जाता है। मसलन अगर छुट्टी जो है वो मंगल के दिन है
तो फिर मंडे की भी उनको छुट्टी हो जाएगी, या अगर फॉर एग्जांपल सरकारी छुट्टी जुमेरात के दिन है तो फिर उनको जुमे की भी छुट्टी हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे स्वीडन में एक अमूमी तौर पे चलता है। फिर स्वीडन का एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो सेमेस्टर है, हॉलीडेज़। मैं भी जब स्वीडन में आया तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि फ़लाँ शख्स सेमेस्टर ले रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो एक यूनिवर्सिटी की एक टर्म होती है उसको हम सेमेस्टर कहते हैं, लेकिन यहाँ स्वीडन में हॉलीडेज़ को कहते हैं। और ये यहाँ का कल्चर है, लोग छुट्टियाँ लेते हैं गर्मियों में। जून जुलाई में अक्सर जो जगहों पे हक होता है मुलाजमीन का वो छुट्टियाँ लेना, लेकिन बाकी भी साल के दिनों में छुट्टियाँ वो ले सकते हैं। और ये स्वीडन के जो सेमेस्टर डेज़ हैं ये बाकी मुल्कों से जो है वो ज़्यादा हैं। बाज़ जॉब पे जब आपकी एज 40 से ज़्यादा होती है तो एक अजाफ़ी हफ्ता भी आपको देते हैं, 35 दिन तक भी छुट्टियां जो हैं वो मिलती हैं। तो बहरहाल जो हॉलीडेज़ हैं, सेमेस्टर है, ये भी स्वीडन का एक बड़ा अहम चीज़ है। फिर इसके बाद आ जाती है पेंशन। तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो पेंशन का सिस्टम है ये मुलाजमीन के लिए या आम लोगों के लिए जो भी काम करते हैं उनके लिए है, लेकिन ये बड़ा पेचीदा है। इस पर मैंने एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था कि अगर जब आप जॉब करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ हिस्सा देता है, कुछ आपकी तनख्वाह से करता है, फिर आप प्राइवेटली कर सकते हैं। तो पेंशन का सिस्टम जो है वो समझना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पेंशन का सिस्टम एक मजबूत तरीके से स्वीडन में चलता है। उसके बाद आ जाता है जी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तिल्स विदार एंस्टेलिंग कि अगर आप किसी जगह पे 6 महीने जॉब करते हैं, अगर वो पीरियड आप क्लियर कर जाते हैं और वहाँ पे आपकी ज़रूरत है तो फिर आपको 6 महीने के बाद वो जो है वो परमानेंट जॉब ऑफ़र करते हैं। और फिर उसमें ये है कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून होकर जॉब करते हैं कि मेरे पास अब जो है वो मुस्तकिल जो है वो पोजीशन है जॉब करने की। फिर ये आ जाता है जी कि हैंडिंग इन योर नोटिस। अगर उपसेनिंग तो आप अगर जॉब छोड़ना चाहें तो आप उनको कह सकते हैं कि जनाब मैं जी जॉब छोड़ रहा हूँ, लेकिन कंपनी भी आपको कह सकती है और इसमें मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। बाज़ जगह पे जो है वो एक सर्टन पीरियड जो है उससे पहले बताना होता है और उसके बाद जो है वो आपको कह सकते हैं जी कि अब हमें अब ज़रूरत नहीं है। या बाज़ कंपनियों में जो होता है, अगर बड़ी कंपनी है तो उनमें एक पोजीशन से हटा के किसी दूसरी पोजीशन पे जो है वो उनको रिप्लेस भी कर दिया जाता है। फिर स्वीडन की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी जो यूरोप के बहुत से मुल्कों में शायद नहीं होगी वो है वाब, वर्ड ऑफ बार जो है वो अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसकी केयर के लिए आपने घर पे रहना है। 12 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं उनके लिए साल में जो है वो 120 दिन आप घर में रह सकते हैं सिर्फ बच्चे की बीमारी के लिए। इसमें वो जो 480 छुट्टियां बच्चे की पैदाइश वाली वो काउंट नहीं होंगी, वो अलग आपने लेनी है। अगर बच्चा बीमार है 1 दिन 2 दिन हफ्ता तो आप घर पे रह सकते हैं। इस दौरान आपको 80% जो है वो तनख्वाह मिलती है जो फॉर शेकरिंग कॉसेस से मिलती है। वहाँ अनमेला करना होता है, बताना होता है कि जी मेरा बच्चा बीमार है, जो आप पे भी बताना होता है। तो बहरहाल वर्ड ऑफ वार्न जो है वो स्वीडन में जो है एक बड़ी ख़ास चीज़ है ताकि फैमिली जो है वो उसको केयर कर सकें और जॉब वाले आपको इस पे कोई इनकार नहीं कर सकते, कोई इस पे आपको कुछ कह नहीं सकते। आपका बच्चा बीमार है, आप घर पे रहें। और फिर जो एक बड़ा अक्सर लोग ये वीकेंड पे बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है एंतलिगन फ्रेदाग कि फाइनली फ्राइडे। तो ये हफ्ता पूरा काम करके उस दिन जो है वो फ्राइडे को स्वीडन में लोगों का मूड बहुत अच्छा होता है, खुश होते हैं, 2 छुट्टियां आ रही हैं, काम ख़त्म हो रहा है जल्दी। फ्राइडे को अक्सर जो है वो जल्दी भी निकल जाएंगे और वही मंडे की मॉर्निंग जो है वो सबसे बोरिंग जो है वो होती है। बाकी जगहों पे भी और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और आखिरी चीज़ जो है वो ओवरतीद है, ओवर टाइम। तो स्वीडन में आपको राइट है, अगर बाज़ जॉब जो होते हैं वो 38 बाज़ पे 40 आवर्स होता है, तो 40 मैक्सिमम घंटे आपने साल एक हफ्ते में काम करना है। अगर उस दौरान आपको अजाफी काम करना पड़ जाए तो आपको वो उसको ओवर टाइम का देते हैं। जो जॉब फॉर एग्जांपल होते हैं सुबह 8 से 4 और 5 बजे तक, अगर वहाँ पे 6 बजे के बाद काम करना पड़े तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। फिर अगर हफ्ते इतवार को करना पड़े तो उसका भी ओवर टाइम है। इसमें मुख्तलिफ जॉब पे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बाज़ जॉब वाले जो हैं वो आपको थोड़ी सैलरी देते हैं, लेकिन साथ अगर आप हफ्ते इतवार को काम करें तो 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं। बाज़ जॉब जो हैं वहाँ पे ये होता है कि लेकिन उनमें सिर्फ टाइम वो काउंट होता है जितनी देर आप जॉब पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स बाज़ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप हफ्ते इतवार को काम करें तो आपका वो डोर टू डोर टाइम काउंट करते हैं। आप घर से जितने बजे निकलेंगे
जहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे काम करेंगे, वापस घर आएंगे तो डोर टू डोर टाइम होता है, तो उसके मुताबिक आपको जो है वो ये मिलता है। ये मुख्तलिफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और आपकी जॉब पोजीशन के हवाले से। तो ये स्वीडन की वर्किंग लाइफ के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मेरा ख्याल एग्री करेंगे। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप उसमें ऐड कर दें, या किसी की वजाहत मैंने कम की है तो आप उसकी कर दें। और जो नए लोग आने वाले हैं, जो जॉब मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, उनको एक पूरा एक यहाँ की स्वीडन की वर्किंग लाइफ का एक खाका ओवरव्यू मिल जाएगा और उन्हें समझ आएगी कि अगर वो जॉब पे आएँ तो किस तरह से वो जो है एक अच्छे जो है वो मुलाजम की हैसियत से, अच्छे काम करने वाले की हैसियत से जो है वो काम कर सकते हैं। मुझे इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।